जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार से संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया था ये आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है, आपका था उत्पत्ति के आधार से, उपयोगिता के आधार से, स्वामित्व के आधार से और विकास के आधार से। तो हमने आपको उत्पत्ति, उपयोगिता, इसके आधार, इनका प्रकार के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वामित्व यानी कि अधिकार को लेकर के संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, स्वामित्व यानी कि अधिकार को लेकर के संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए तो स्वामित्व के आधार से तीसरा आपका था स्वामित्व के आधार से स्वामित्व के आधार से संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, स्वामित्व के आधार से संसाधन का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार से संसाधन को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार। स्वामित्व के आधार से संसाधन को जो बांटा गया वो चार भागों में। ठीक है, पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन पहला आपका क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आपका है सामुदायिक संसाधन। दूसरा आपका क्या है? सामुदायिक संसाधन। दूसरा आपका है सामुदायिक संसाधन। तीसरा आपका है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा आपका क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा आपका क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा आपका है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार से संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया वो चार तरीके से किया गया था। पहला पहला क्या था? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आपका है सामुदायिक संसाधन। तीसरा आपका है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा आपका क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा आपका क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आज इन चारों का परिभाषा उदाहरण के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से चारों है क्या। ठीक है, तो आप पहला लिखिए, हेडलाइन लगाइए आप। पहला व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या लगाएगा आप? व्यक्तिगत संसाधन। पहला देखेंगे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। ये व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो नाम से पता चलता है व्यक्तिगत मतलब इस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा। किसी खास व्यक्ति का क्या होगा? अधिकार होगा। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो पहले लिख देते तब समझाते। ठीक है आप, तो परिभाषा अगर बात करें तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ये आपका हुआ व्यक्तिगत संसाधन का परिभाषा। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आता क्या क्या? तो निजी संपत्ति हो, निजी संपत्ति किसी खास व्यक्ति के नाम पे होता तो व्यक्तिगत संसाधन कहता। आपके द्वारा खरीदी गई आपकी वस्तु, आपके द्वारा खरीदा गया आपका वस्तु भी क्या होता है? एक व्यक्तिगत संसाधन। यानी कि मेरे द्वारा यह खरीदा गया है, यह मेरे द्वारा यह क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन है। मतलब इस वस्तु पर किसी खास व्यक्ति का क्या है? अधिकार है। आप अगर जिस मोबाइल से देख रहे हैं तो वो मोबाइल आपके द्वारा खरीदा गया है। तो या आपके द्वारा खरीदा गया है तो वो मोबाइल अगर बोले तो वो मोबाइल आपके लिए क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन का काम कर रहा है। किसे कर रहा है? व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहते हैं उसको? व्यक्तिगत संसाधन।
तो परिभाषा के साथ हमने बोल दिया उदाहरण कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बहुत सारे वस्तुएं होती है जो कि व्यक्तिगत होता है, आप जो पहनते, आपके जूते, आपकी चप्पल, या आपका साइकिल, या आपका मोटरसाइकिल, ये सब क्या कहलाता है? ये सब व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन में दो चीज और जोड़ा गया, एक है कुआं और एक है तालाब। कुआं और तालाब, ऐसे नाम से लगता है कि कुआं और तालाब क्या है, एक सार्वजनिक संसाधन है या तो सामुदायिक संसाधन है, लेकिन अगर हम अच्छी तरीका अगर समझ के बात करें तो कुआं और तालाब भी एक व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ सकता है। अगर हम बात करें पहले कुएं, तो कुआं कोई भी एक निजी व्यक्ति बनवा सकता है अपने घर के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से या पानी की सुविधा करने के लिए वो कुआं बनवा सकता है। तो वैसी स्थिति वो कुआं क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन होगा। और तालाब की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति मत्स्य पालन करने के लिए, मछली पालन करने के लिए अपनी निजी संपत्ति पर तालाब बनवा सकता है। तो वह तालाब जो उन्होंने निजी संपत्ति पर बनवाया है, तो वह तालाब भी क्या एक व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। तो हमको लगता है परिभाषा समझिए, उदाहरण में समझिए कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता हो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे आप दे सकते हैं, जैसे आपकी निजी संपत्ति, जैसे पुस्तक, जैसे मार्कर, जैसे साइकिल, जैसे मोटरसाइकिल, ठीक है, जैसे कुआं, जैसे तालाब जो एक निजी व्यक्ति द्वारा खुदवाया गया हो या बनवाया गया हो, क्या कहलाएगा? वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत। तो हम लिख देते हैं उदाहरण, ठीक है, परिभाषा तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे लिख देते हैं, जैसे निजी संपत्ति, जैसे क्या? निजी संपत्ति, जैसे कुआं, जैसे तालाब आदि दे सकते हैं। आप और भी कुछ दे सकते हैं, आप दे सकते हैं मोबाइल, आप दे सकते हैं मोबाइल, आप दे सकते हैं कंप्यूटर, आप दे सकते हैं साइकिल, आप दे सकते हैं मोटरसाइकिल, आप कोई वाहन दे सकते हैं जो आप खुद अपनी संपत्ति से कर दें। तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन। क्या पढ़ेंगे? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। तो हम दूसरा हेडलाइन बनाते हैं, व्यक्तिगत आप समझ गए। तो दूसरा हमारा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन दूसरा हमारा है सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या है? तो सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तो नाम से पता चल रहा है कि नाम है इसका सामुदायिक संसाधन। सामू का मतलब होता है समूह। सामू का मतलब क्या होता है? एक समूह, एक समूह का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूरे समूह का अधिकार। तब हम सामुदायिक की परिभाषा की बात करें तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता हो, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता हो सामुदायिक संसाधन कहलाता है। सामुदायिक संसाधन कहलाता है। अगर आप उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ठीक है, पार्क, खेल का मैदान, शमशान घाट, ये सब एक सामुदायिक संसाधन कहलाता है जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, इस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इस पर क्या होता है? पूरे समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। सामुदायिक में तालाब और कुएं भी आ सकते हैं, क्योंकि कुआं और तालाब एक निजी क्षेत्र के पूरे समुदाय के लोग मिलकर भी बनवा सकते हैं। कुआं मिलकर भी बनवा सकते हैं। आप भी अपने गांव पड़ोस में तालाब को देखेंगे जहाँ आपके गांव के हर लोग कपड़े धोने के लिए या पशुओं को धोने के लिए या उसी तालाब से खेतों में सिंचाई भी करते हैं, तो वो तालाब सामुदायिक संसाधन भी कहलाता है जब समुदाय के द्वारा किया जाता है। और सामुदायिक संसाधन का उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए होता है। सामुदायिक संसाधन का जो उद्देश्य होता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है, मतलब समाज के हर एक व्यक्ति का उससे क्या हो? विकास हो। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, वैसा संसाधन
वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे दे सकते हैं हम, जैसे मंदिर, मस्जिद, ठीक है, जैसे मंदिर, मस्जिद, पार्क, तालाब, ठीक है, खेल का मैदान, शमशान घाट आदि दे सकते हैं, ठीक है, शमशान घाट आदि। तो ये सभी चीजें क्या है, इन सभी चीजों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, इन सभी चीजों पर किसी समुदाय का अधिकार होता है। ये क्या कहलाता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। तो परिभाषा बोले, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे हमने बोला मस्जिद, मंदिर, पार्क, तालाब, गिरजाघर, खेल का मैदान, ये सभी क्या कहलाते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हमने देख लिया। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय संसाधन। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा आपका है राष्ट्रीय संसाधन। तो तीसरा जो हमारा है वो है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश। अगर हम बात करें राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो गांव हो, जिला हो, शहर हो, वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्योंकि पूरे भारत पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, पूरे भारत पर क्या होता है, किसी भी राष्ट्र का अधिकार होता है। और राष्ट्रीय संसाधन की अगर परिभाषा की बात करें तो होता है कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगर मान लीजिए आपका घर है और आपके घर के नीचे अगर आपको कोई भी खनिज पदार्थ या कोयला, पेट्रोलियम या सोना या चांदी मिलता है, तो अगर आप ये सोचते हैं वो सभी चीजें हमारा हो क्या, क्योंकि हमारे संपत्ति से निकला हुआ, तो वो आपका गलत सोच है। क्योंकि वो आपका जमीन भी एक राष्ट्रीय संसाधन है। वो क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन, वो राष्ट्र का ही नाम होगा, आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो परिभाषा हमने बोला, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो अगर स्थल की सीमा की बात करें, जो भारत की सीमा है ऊपर से लेके नीचे तक
जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कच्छ तक, तो ये जो पूरा आपका राजनीतिक सीमा है, ये राजनीतिक पूरा सीमा राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। किसका होता है? राष्ट्र का अधिकार होता है। और इन राष्ट्रीय संसाधन में अगर कोई प्राकृतिक खनिज मिलता है तो ये राष्ट्रीय संसाधन कोष में चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावे भी और क्षेत्र है जहां पर राष्ट्र का अधिकार होता है, जहां पर राष्ट्र का अधिकार होता है। वो क्षेत्र कौन सा है? तो सुनिए, किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के तट रेखा से जो समुद्र के किनारे वाला इलाका होता है, जिसको हम तट कहते हैं, किनारा वाला इलाका कहते हैं, उसके बाद वाला जो 200 किलोमीटर तक की दूरी का जो भी क्षेत्र आता, उन सभी क्षेत्र को भी हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। मान लीजिए कि ये भारत की सीमा, उसके बाद का इलाका जो है 200 किलोमीटर दूरी तक अगर कोई खनिज हमको मिला समुद्र के अंदर, तो वो 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो कोई भी अगर सोना, चांदी, पेट्रोलियम, कोयला अगर मिला तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन होगा। राष्ट्रीय संसाधन, उस पर जो अधिकार होगा राष्ट्र का होगा। किसका होगा? राष्ट्र का होगा। तो हमने परिभाषा लिखा, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। नोट में आप लिख सकते हैं कि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक, तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। तो देखिए हमने नोट में क्या लिखा, हमने नोट में लिखा कि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। ये नोट में इसलिए कहा कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय संसाधन जो हमने लिखा, तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसे अपमार्जक सीमा भी कहा जाता है। अपवर्जक, इसे क्या कहा जाता है? अपवर्जक, इसे क्या कहा जाता है? अपवर्जक सीमा या क्षेत्र कहा जाता है। अपवर्जक सीमा या क्या कहा जाता है? क्षेत्र कहा जाता है। अपवर्जक मतलब हमारे अधीन, एक राष्ट्र के अधीन होता है, किसी और राष्ट्र का अधिकार यहाँ होने वाला नहीं है। ये जिस भी राष्ट्र के सीमा के 200 किलोमीटर दूरी तक अगर संसाधन मिलेगा तो वह उस संसाधन पर अधिकार उसी राष्ट्र, उसी देश का होने वाला है, किसी दूसरे देश का नहीं होने वाला है। इसलिए इसको कहते हैं हम अपवर्जक क्षेत्र। तो तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र, 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको और चित्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं, तो देखिए आप लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको बिठाते हैं। अगर हम बात करें चित्र के माध्यम से, तो आप देखिए, मान लीजिए भारत का चित्र है, ठीक है। ये भारत का चित्र है, आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये इधर का जो इलाका कहलाता है और इधर का जो इलाका कहलाता है, ठीक है। और नीचे का, तो इधर का इलाका आपको पता है बंगाल की खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। इधर का इलाका कहलाता, आपको पता है इधर का इलाका क्या कहलाता? अरब सागर, अरब सागर कहलाता। और नीचे का जो क्षेत्र है वो कहलाता आपका हिंद महासागर। क्या कहलाता है?
हिंद महासागर, ये कहलाता। तो अगर हम बात करें कि क्या हमने बोला आपको कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का दूरी 200 किलोमीटर हुआ, ठीक है, कितना मिला? तो ये 200 किलोमीटर की दूरी, ये 200 किलोमीटर दूरी, ये एरिया जो बना, ये राष्ट्र के राजनीतिक, किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के बाद का जो ये 200 किलोमीटर का जो एरिया बना, इसके अगर अंदर कोई भी संसाधन का खोज हो जाता है तो वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो ये है भारत, ये क्या है? भारत, ये भारत है हमारा, ठीक है, हमारा क्या है? भारत है। तो हमको पता चला, मान लो ये 200 किलोमीटर के अंदर हमको पता चला है यहाँ बंगाल की खाड़ी में इस जगह पर कोयला का भंडार, क्या है? कोयला का भंडार है। तो क्या इस कोयले पर अधिकार किसका होगा? तो इस कोयले पर जो अधिकार होगा वो भारत का होगा, ठीक है। उधर से चीन, उधर से म्यांमार, उधर से बर्मा, इधर से अमेरिका या इधर से पाकिस्तान आने वाला यहाँ नहीं है। कि ये कानूनी तौर पर बांट दिया गया है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहलाता। यहाँ कुछ ही मिले, यहाँ कोयला मिले, मान लो यहाँ क्या मिले हमको? पेट्रोलियम मिले, सिर्फ वो 200 किलोमीटर के अंदर का होना चाहिए, क्या कहलाएगा? वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। हमको अब लगता है आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। और उदाहरण अगर और उदाहरण आपको समझना है तो देखिए, आपको पता होगा कि मुंबई के तट रेखा से 176 किलोमीटर की दूरी पर, ये यहाँ पर मुंबई आपका, ठीक है, गुजरात, मुंबई के तट रेखा से 176 किलोमीटर की दूरी पर एक तेल का खदान है जिसका नाम है मुंबई हाई। जिसका नाम क्या है? मुंबई हाई, मुंबई हाई, जिसका नाम क्या है? मुंबई हाई। तो मुंबई हाई से अभी हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, सम्राट सागर जलयान के माध्यम से हम लोग मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकालते हैं। अब ये पेट्रोलियम हमारा ही क्यों हुआ? क्योंकि ये तो पानी में, ये क्या है? पानी में है, तट रेखा 176 किलोमीटर दूर है। आइए, पेट्रोलियम पर अधिकार भारत का ही क्यों हुआ? पाकिस्तान भी तो बगल में था, पाकिस्तान का हो सकता था। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो कानूनी तौर पर देश अथवा राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी का भी क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसी के जरिए ये जो मुंबई हाई में तेल मिला है, पेट्रोलियम, ये किसका है? भारत का हुआ। किसका? भारत का, ठीक है। तो हमको लगता है अब आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए, ठीक है। तो आपका लास्ट जो आप बचा हुआ है वो बचा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आपका क्या बचा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन का ही परिभाषा हम बताएंगे और हमको चित्र के माध्यम से समझाना ही पड़ेगा। तो हम मिटाने से पहले हम इसी में समझाते थे अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आप परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिस पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कोई भी देश नहीं, कोई भी राष्ट्र नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो परिभाषा हमने बोला, वैसा संसाधन जिसका अधिकार या वैसा संसाधन जिस पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब बात रहा कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहाँ से होगा, कहाँ पर मिलेगा संसाधन जिसको हम कह सकते हैं नहीं ये किसी भी देश का नहीं है, किसका? अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वो बंटवारा करेगा तो करेगा। तो कैसे? तो हमने बोला कि किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के 200 किलोमीटर दूरी तक का जो क्षेत्र होता है वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। लेकिन वह 200 किलोमीटर के बाद वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगर कोई खनिज 200 किलोमीटर दूर पे मिला तो उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय। अगर वही खनिज हमको 202 किलोमीटर पर मिला
तो वैसी स्थिति में ये राष्ट्रीय संसाधन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर जो भी कुछ मिले उस पर नियंत्रण किसका हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हो जाएगा। तो परिभाषा आपने समझ लिया। हमने उदाहरण दे दिया, कैसे समझेंगे? 200 किलोमीटर के बाद वाला 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और राष्ट्रीय आपको बता दें, खनिज मिले, मछली मिले, जल मिले, जो भी हो इसके अंदर, ये 200 किलोमीटर के अंतर्गत जो कुछ मिले वो सभी राष्ट्रीय, और 200 किलोमीटर के बाद वाला जो भी क्षेत्र वो अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आपका लास्ट बचा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा आपका था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो परिभाषा में बोला वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण, जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और नोट मतलब जैसे में दे सकते हैं, नोट बोले या जैसे। तट रेखा से, तट रेखा से, तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी के, तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी के बाद वाला क्षेत्र, बाद वाला क्षेत्र या बाद वाला संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय, हमने लिखा नोट में कि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी के बाद वाला क्षेत्र या संसाधन क्षेत्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र यह संसाधन कहलाता है। क्षेत्रीय संसाधन कहलाता है। तो आज हम लोगों ने स्वामित्व मतलब अधिकार को लेकर के संसाधन को कितने भागों में बांटा था उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अगले वीडियो में हम विकास के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया उसका परिभाषा उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।